So in today's 50 days 50 mark series हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड ये डे 2 है। इससे पहले एक वीडियो चैनल पे जा चुकी है फॉर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। सिमिलर सीरीज पीपीबी के अलावा आरबीडब्ल्यूएम और आईएफएस में भी अवेलेबल है एंड यू कैन गो चेक दैट ऑन आवर चैनल, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। दूसरा, अगर आप जैब एग्जामिनेशन में हमारी हेल्प चाहते हैं तो हमारा भी रिसेंटली क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है बैच 2, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। तो इन कोर्सेज में आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज और एमसीक्यूज भी मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पे जाके आप वेबसाइट पे बाकी डिटेल्स भी देख सकते हो। और अभी काफी आपको ऑफर भी चल रहा है, 80 एंड 75% ऑफ फॉर दी लाइव क्रैश कोर्स एंड योर मास्टर कोर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब है? मनी लॉन्ड्रिंग का जो डेफिनेशन है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में दिया गया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग में आप अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हो। जो पैसा आपने इलेजिटिमेटली गलत तरीके से अगर इकट्ठा किया है और आपने उस पर कभी टैक्स नहीं पे किया, गवर्नमेंट को डिक्लेयर नहीं किया, तो वो आपका ब्लैक मनी है। उसे व्हाइट में कन्वर्ट करना, ऐसा शो करना कि वो किसी लेजिटिमेट सोर्स से आया है पैसा, वो मनी लॉन्ड्रिंग है। तो मनी लॉन्ड्रिंग में ना 3 स्टेप्स होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, PLNI। तो प्लेसमेंट का मतलब होता है जब आप अपनी ब्लैक मनी को फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हो। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास 50,000 रुपीज या 1 लाख रुपीज का ब्लैक मनी है, अगर मैं एकदम से बैंक में डालूंगी पैसा तो इनकम टैक्स वालों को पता लग जाएगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा, इनकम का सोर्स शो करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 1,000 1500 कर करके अलग अलग जगहों से वो पैसा इंट्रोड्यूस करूं तो फिर अथॉरिटीज अलर्ट नहीं होंगी। तो वो होता है प्लेसमेंट। फिर आता है लेयरिंग। लेयरिंग में आप उसी सेम पैसे को इतनी बार घुमाते हो, इतनी ट्रांजेक्शन्स करते हो, फेक और रियल ट्रांजेक्शन्स करते हो, ताकि अगर कोई जानना चाहे कि इनका सोर्स कहाँ से है, ये स्टार्ट कहाँ से हुई है ट्रांजेक्शन्स, तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप लेयर्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स कर देते हो कि कोई पहली ट्रांजेक्शन पे जाना चाहे तो मुश्किल हो जाए जानना कि कहाँ से सोर्स है। फिर होता है इंटीग्रेशन, कि फिर आप वो सारा पैसा इकट्ठा करके आप या तो कहीं एसेट में इन्वेस्ट करते हो, कॉमर्शियल किसी इन्वेस्टमेंट में लेके आते हो, कुछ भी लग्जरी आइटम भी परचेज कर सकते हो। तो देखो, आपने मान लो ये गाड़ी खरीद ली बहुत महंगी, वो बताएं कि इसका सोर्स कहाँ पे है, आप कहोगे यहाँ से आया, ये पैसा कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये कहाँ से आया, यहाँ से। तो लेयरिंग के कारण ओरिजिनल सोर्स जानना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन 3 स्टेप्स होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। सिमिलर एक कॉन्सेप्ट है टेरर फाइनेंसिंग का। जितने भी टेररिस्ट हैं, ऑब्वियसली उन्हें अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज करने के लिए पैसे की जरूरत है। तो वो पहले तो पैसा रेज करते हैं, है ना। उनको कोई डोनेशन दे सकता है, कोई वो क्राइम करके पैसा इकट्ठा कर सकती हैं, उन्हें कोई कंट्री सपोर्ट कर दे, है ना। अगर कोई कंट्री एंटी इंडिया है तो वो इंडिया में टेररिज्म फैलाने के लिए टेररिस्ट को सपोर्ट कर सकती है। फिर वो पैसा स्टोर किया जाता है, चाहे बैंक अकाउंट में कर लो स्टोर, जैसे स्विस अकाउंट्स में कर लिया, अलग अलग देशों में स्टोर कर लिया, प्रीपेड कार्ड्स में स्टोर कर लिया, क्रिप्टो करेंसी में स्टोर कर लिया। और फिर उस पैसे को मूव करो, जहां जरूरत है वहां पे मूव करो, और फिर उस पैसे को यूज करो। ट्रेनिंग करनी है, टेररिस्ट की प्रोपागेंडा फैलाना है, हथियार खरीदने हैं। तो स्टोरिंग और मूविंग आगे पीछे होते रहते हैं स्टेप, बट फर्स्ट स्टेप इज रेजिंग एंड देन यू यूज दैट मनी। ओके, एंड अब दुनिया भर में टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए हमारे पास एफएटीएफ है। एफएटीएफ बनाया गया था ताकि दुनिया मिलके एफर्ट कर सके। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बनाया गया ताकि दुनिया मिलके मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठा सके, क्योंकि एक कंट्री अकेली मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग को नहीं रोक सकती है। तो एफएटीएफ जो है उसमें मिलके लोग बात करते हैं कंट्रीज के क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए, गाइडलाइंस देती है। अगर एफएटीएफ को लगता है कि कोई कंट्री जो है मनी लॉन्ड्रिंग को, टेरर फाइनेंसिंग को सपोर्ट कर रही है, तो ऐसी कंट्रीज को ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। इन लिस्ट में डालने से उन कंट्रीज पे हो सकता है कि सैंक्शंस लगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस लग सकते हैं। ओके, तो ये तो ग्लोबल लेवल पे एफएटीएफ है। इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्या है हमारे पास? एक तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, पीएमएलए। ओके, फिर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, स्पेशल कोर्ट्स एंड रेगुलेटर्स। तो ये अलग अलग हमारे पास चीजें हैं मनी लॉन्ड्रिंग को इंडिया में रोकने के लिए। तो अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात करें, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात करें, तो इसमें जो भी ऑफेंसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, वो नॉन बेलेबल है, बेल नहीं मिलेगी, और कॉग्निजेबल है, यानी कि आउट ऑफ कोर्ट ऑफ सेटलमेंट नहीं कर सकते हो।
तो जितनी भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर रिपोर्टिंग एंटिटीज आती हैं, जैसे बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें कुछ अपनी सर्टेन रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, और डायरेक्टर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को कुछ इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे जैसे डिमांड किया जाए वैसे वैसे इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब कुछ पनिशमेंट है क्या? अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसते हो तो कम से कम 3 साल की और मैक्सिमम आपको 7 साल की सजा हो सकती है। लेकिन अगर पीएमएलए एक्ट के साथ साथ आप पे एनडीपीएस एक्ट, जो नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, अगर वो भी लग जाए तो आपकी सजा फिर मैक्सिमम 7 साल नहीं होगी, फिर आपको जो सजा हो सकती है मैक्सिमम 10। ओके। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि हम ये एक्ट लेके ही क्यों आए हैं, तो उसमें सबसे पहले है, हम नहीं चाहते कि जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं वो कभी भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी के लिए यूज हो किसी भी प्रकार की। दूसरा है, हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी सोसाइटी में आए, तो उन सबको रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो। ओके। और हमारी इकोनॉमी को फाइनेंशियल क्राइम्स से बचाना है, टेररिस्ट हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज ना कर सके। ठीक है, इसके लिए भी ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लाया गया है। अब अगर हम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया की बात करें, तो ये इंडियन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। इनका काम है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को गैदर गैदर करना। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करना, कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स हैं, कोई कैश ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं जरूरत से ज्यादा, उन्हें एनालाइज करना। ठीक है, और उन इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट भी करना, जिन जिन को रिक्वायरमेंट है उनको वो डिस्ट्रीब्यूट भी करनी इन्फॉर्मेशन। ये काम एफआईयू इंडिया का है, तो ये करते हैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी। और इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके एक्शन कौन लेता है? ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, तो इसका काम है इंडिया के जो इकोनॉमिक लॉज हैं उन्हें एनफोर्स करना, इकोनॉमिक क्राइम को फाइट करना। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। तो फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू इनको पावर मिलती है। तो एफआईयू क्या करता है? इंफॉर्मेशन गैदर करता है, और ईडी जो है उस पे एक्शन लेता है। अब जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं जो पीएमएलए एक्ट के अंडर आती हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क को फाइट कैसे करती हैं? एक तो अपने कस्टमर्स को समझो कि वो कोई क्यों अकाउंट ओपन करना चाह रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। अपने स्टाफ को ट्रेन करो, उन्हें बताओ कि मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो तुम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे अलर्ट कर सकते हो, उन्हें जानकारी देके ट्रेंड रखना। फिर बैंक्स, इंस्टीट्यूशन सारे लॉस फॉलो करते हैं, और अगर उन्हें किसी सस्पिशियस एक्टिविटी का पता लगता है तो वो उसे रिपोर्ट भी करते हैं कि हमें यहाँ पे गड़बड़ लगता है। तो अगर हम बैंक्स की बात करें, तो बैंक्स में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क कैसे है? सबसे पहले सारे बैंक्स केवाईसी करते हैं, आपकी जानकारी लेते हैं, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की जाती है, आपका पेशा क्या है, आपको आपका रिस्क कैटेगराइजेशन करना, ये सब चीजें बैंक्स करते हैं। ठीक है, फिर कस्टमर्स की स्क्रीनिंग करना, ट्रांजैक्शंस की स्क्रीनिंग करना, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो उसे रिपोर्ट करना, ये सारी चीजें करके बैंक जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क को लेके आता है बैंक्स में। तो केवाईसी पॉलिसी की अगर बात करें, तो केवाईसी जो है 2002 से पहले आरबीआई को की गाइडलाइंस नहीं आई थी। जब केवाईसी को लेके, तब ये रूल था कि अगर आपको केवाईसी करना है, आपको बैंक अकाउंट अगर खोलना है, तो आपको किसी को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता था। अगर मुझे एसबीआई में अकाउंट ओपन करना है तो कोई इंट्रोड्यूस करवाएगा मुझे एसबीआई में कि हाँ मैं जानता हूँ, या कोई स्टाफ का बंदा मुझे इंट्रोड्यूस करवाता था। लेकिन अब केवाईसी पॉलिसी आई है 2002 में, उसके बाद से आप अपना आधार कार्ड, आप अपना पैन कार्ड, आप अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप बैंक को प्रेजेंट करते हो, जिसके बेसिस पे आपका अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, तो अब जो गाइडलाइंस है वो सेपरेट हो चुके हैं। फिर अगर हम केवाईसी पॉलिसी की बात करें, केवाईसी करने का एक बहुत बड़ा कारण है कि सोर्स जाना जा सके। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह ना हो सके। और यहाँ पे जो भी बैंक की केवाईसी पॉलिसी होती है उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करता है। जो बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अप्रूव करता है, टाइमली रिव्यू की जाती है। जो केवाईसी पॉलिसी कम से कम 1 साल में बाद तो आपको केवाईसी पॉलिसी रिव्यू करनी ही करनी है बैंक वालों को। और बैंक में एक प्रिंसिपल ऑफिसर होना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि केवाईसी पॉलिसी ढंग से इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है, तो अगर हम केवाईसी के अकॉर्डिंगली क्लाइंट की बात करें, तो क्लाइंट कौन है बैंक का? जो बैंक के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है,
ठीक है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, अगर किसी के बिहाफ पे भी कोई एक्ट कर रहा है, अगर मान लो मेरा अकाउंट है, मेरे बिहाफ पे कोई और एक्ट कर रहा है मेरी तरफ से, तो भी मैं कस्टमर तो रहूंगी ना, है ना? मैं भी रहूंगी कस्टमर, क्योंकि मेरे ही बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो वो क्लाइंट या कस्टमर होगा। तो अगर हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेटअप की बात करें एक बैंक के अंदर, तो सबसे पहले एक होता है, सबसे ऊपर होता है डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, जिसका काम है एक तरीके से सुपरवाइज करना कि क्या हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए प्रॉपर सेटअप, सिस्टम या प्रोसेसेस हैं, क्या हमारी केवाईसी पॉलिसी अपडेटेड है, क्या हमारा स्टाफ जो है वो स्किल्ड है इन सब चीजों को लेके, और क्या हमें कोई चेंज लाने की जरूरत तो नहीं है। तो ये सिर्फ ऊपर से एक तरीके से सुपरविजन का काम करता है, जो एग्जीक्यूटिव लेवल के, एमडी लेवल के लोग होते हैं, वो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर बनते हैं। फिर एक होता है प्रिंसिपल ऑफिसर। प्रिंसिपल ऑफिसर मेन काम करता है कि सारी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क का इम्प्लीमेंटेशन करवाना, रिपोर्ट्स जो बनानी है एफआईयू इंडिया के साथ शेयर करनी है वो बनाना, शेयर करना, लाइजन मेंटेन करके रखना, ठीक है, ऑफिसर्स के साथ बातचीत, जो भी रिक्वायरमेंट है वो करके रखना, मैनेजमेंट को सारी रिपोर्ट सबमिट करना और सारा फ्रेमवर्क को अप टू डेट रखना। डेजिग्नेटेड डायरेक्टर तो सिर्फ ऊपर बैठ के देखता है, सुपरवाइज करता है, एक्चुअल काम तो प्रिंसिपल ऑफिसर करता है। और अगर जरूरत हो तो एक एएमएल टीम भी बनाई जा सकती है, जो केवाईसी अपडेट करेगी, रिस्क असेसमेंट करेगी, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग का रिस्क कितना है, कोई ट्रांजैक्शंस में गड़बड़ है उसको मॉनिटर करना, डिटेक्ट करना, एफआईयू इंडिया को जो रिपोर्ट सबमिट करनी है वो बनाना, कस्टमर्स की रिस्क कैटेगराइजेशन करना कि हाई रिस्क कस्टमर है, मीडियम रिस्क कस्टमर है, लो रिस्क कस्टमर है। ओके। और अगर हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर ऑब्लिगेशंस की बात करें, तो बैंक्स को कस्टमर की आइडेंटिटी वेरीफाई करना जरूरी है, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, किसने क्या ट्रांजैक्शन करी, किसने क्या ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करी है, और सारा डेटा 5 साल तक मिनिमम मेंटेन करके रखना है। तो अगर मैंने आज अकाउंट बंद भी कर दिया ना, तो उसके भी 5 साल बाद तक मेरा डेटा बैंक सेव करके रखेगा। और नॉर्मली जो इन्फॉर्मेशन होती है कस्टमर की, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। कुछ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं जिनके लिए जो है आपको स्पेसिफिक मेजर्स लेने पड़ेंगे। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगती है आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। ओके। तो और रिस्क मैनेजमेंट भी करना है, रिस्क असेसमेंट करना है, कौन से कस्टमर से कितना रिस्क जुड़ा है, ठीक है, रिस्क बेस्ड अप्रोच लेके चलना है, जितना हो सके नई नई टेक्नोलॉजीज को लेके आओ, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, ज्यादा अलर्ट तरीके से मॉनिटर करने के लिए अगर कोई नई टेक्नोलॉजीज की जरूरत है तो नई टेक्नोलॉजीज लेके आओ, ठीक है। और कस्टमर्स की जो है रिस्क कैटेगराइजेशन करो कि हाई रिस्क कस्टमर है, मीडियम रिस्क कस्टमर है या लो रिस्क कस्टमर है, और उसी हिसाब से फिर केवाईसी अपडेट होती है। क्योंकि अगर आपका लो रिस्क कस्टमर है तो केवाईसी अपडेशन 10 साल में होगा, मीडियम रिस्क कस्टमर है तो 8 साल में केवाईसी अपडेट होगा, और हाई रिस्क कस्टमर का हर 2 साल में केवाईसी अपडेशन होता है। ओके। बाकी इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के अंडर देखो, यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसकी लिस्ट है आईएसएल, दाइश और अलकायदा सैंक्शन लिस्ट और 1988 सैंक्शन लिस्ट। तो अगर आपका कोई कस्टमर है जिसका नाम इन लिस्ट में आता है, या आपका कोई कस्टमर आपके पास आके अकाउंट खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसका नाम इन लिस्ट में है, तो अगर मैच मिल जाता है तो बैंक पहले तो सारी एसेट्स को फ्रीज कर देंगे उस इंसान की, और एफआईयू इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अलर्ट कर देंगे कि ये देखो, ये लिस्ट में जिसका नाम है वो हमारे पास इंसान आया है, उसका अग्रीमेंट के अंडर हमारा जो यूएन के साथ अग्रीमेंट है कि अगर पता लगता है तो हम अलर्ट करेंगे, तो देखो हम अलर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग का। देखो, अगर एसबीआई का इंडिया में तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मान लो एसबीआई की यूएसए में कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो यूएसए जाते हैं, जिनका अकाउंट एसबीआई में है। अब वो लोग नहीं चाहते कि उन्हें यूएस में जाके कोई नया अकाउंट खोलना पड़े, वो एसबीआई की सर्विसेज यूएसए में भी लेना चाहते हैं। तो एसबीआई क्या करेगा, यूएसए का कोई बैंक होगा लोकल वहां का, जैसे मान लो सिटी बैंक वहां का लोकल बैंक है, ठीक है। तो एसबीआई जो है वो सिटी बैंक से कनेक्ट करेगा और बोलेगा कि देखो, हम अपना तुम्हारे पास एक अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। तो हमारा कोई भी कस्टमर अमेरिका आता है तुम्हारे बैंक के थ्रू, एसबीआई से ट्रांजेक्शन वो कर पाएगा, ठीक है। तो एसबीआई का एक अकाउंट अपना सिटी बैंक में ओपन होगा। तो मान लो मैं यूएसए जाती हूँ, मेरा एसबीआई में अकाउंट है, तो मुझे अब एसबीआई की सर्विसेज लेनी है, ब्रांच तो नहीं है, तो मैं सिटी बैंक जाऊंगी, बताऊंगी कि ये देखो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन एसबीआई की, मुझे ट्रांजेक्शन करनी है, ठीक है। तो जो भी सेटलमेंट होगा सिटी बैंक और एसबीआई आपस में कर लेंगे। जो ये अकाउंट एसबीआई का सिटी बैंक में ओपन हुआ है, एसबीआई उसे बोलेगा नोस्त्रो,
और उसी सेम अकाउंट को सिटी बैंक बोलता है वॉस्त्रो अकाउंट। ये कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग होती है। तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग में किसकी केवाईसी नॉर्म्स माने जाएंगे, एसबीआई के या सिटी बैंक के? तो जिसके ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे उसके नॉर्म्स माने जाते हैं। ठीक है। सिमिलरली जो हमारा यूएसए है उनका एक एक्ट है एफएटीसीए, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। तो यूएसए के जो भी लोग हैं, अगर मान लो कोई इंडिया में अकाउंट ओपन करता है तो इंडिया के जो बैंक्स है वो इन्फॉर्मेशन यूएसए के जो इनकम टैक्स वाले हैं यानी कि यूएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस वाले हैं उन्हें प्रोवाइड करेंगे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है। ताकि यूएसए वाला कोई इंसान इंडिया में आके अपना पैसा ना छुपा सके, टैक्स चोरी ना कर सके। वैसे ही G20 कंट्रीज जो हैं उन्होंने ओईसीडी के अंडर कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बने हैं कि सारी कंट्रीज के ना कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हों, कंट्रीज आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को, टैक्स चोरी करने को रोका जा सके। ठीक है। तो हमने इनिशियली बात करी थी कि एफआईयू इंडिया के डायरेक्टर्स को, कंपनीज को, कुछ कुछ जो बैंकिंग कंपनीज हैं कुछ रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती हैं। तो ये मंथली रिपोर्ट्स हैं जो सबमिट करनी पड़ती हैं। सबसे पहले है कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। अगर बैंक में आप 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा या इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी कोई कैश ट्रांजैक्शन करते हो तो वो सीटीआर रिपोर्ट में लिखा जाता है। इवन अगर जानबूझ के छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस करते हो मंथ में लेकिन मिला के वो 10 लाख की हो जाती हैं तो वो भी सीटीआर रिपोर्ट में लिखा जाता है। और मंथ खत्म होने के बाद जो अगले महीने की 15 तारीख तक ये रिपोर्ट एफआईयू को दी जाती है, डायरेक्टर को। अगर आप कोई क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजेक्शन करते हो 5 लाख या उससे ज्यादा की वैल्यू की, चाहे पैसा आ रहा है इंडिया में या इंडिया से जा रहा है, तो ये क्रॉस बॉर्डर वायर रिपोर्ट जो है ये एफआईयू को जाती है। ठीक है। अगर आपका कोई नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको 10 लाख या उससे ज्यादा का पैसा रिसीव होता है तो वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट में लिखा जाएगा और एफआईयू इंडिया को बताया जाएगा। अगर कोई आपकी काउंटरफीट करेंसी है, कोई भी बैंक के पास नकली नोट लेके आते हो या मिलते हैं बैंक वालों को, तो उसकी भी रिपोर्ट बना के मंथली एफआईयू इंडिया को दी जाती है। तो ये सारी रिपोर्ट्स तो जाती है मंथली, सीटीआर, सीबीडब्ल्यूटीआर, एनटीआर और सीसीआर। लेकिन एक होती है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। अगर बैंक को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ सस्पिशन है, कुछ टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो सस्पिशन होने के 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट भेजी जाएगी एफआईयू इंडिया को। मैटर नहीं करता कितने हैं, 5 रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, नॉन मॉनिटरी भी हो सकती है कि कोई लॉकर यूज कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो ये सारी चीजें एफआईयू इंडिया को 7 दिन के अंदर अंदर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बना के बताई जाती है। ठीक है। अगर बैंक्स ये सारी चीजें नहीं मानते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की नॉन कंप्लायंस करते हैं, तो एफआईयू इंडिया का डायरेक्टर या आरबीआई रिटर्न वार्निंग दे सकता है बैंक को, स्पेसिफिक मेजर्स ले सकता है, रिपोर्ट बना के सबमिट करने को बोल सकता है कि बताओ तुमने क्या एक्शन लिया। और 10,000 से लेके 10 लाख, 1 लाख रुपए तक की, 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है पर वायलेशन ऑन दी बैंक। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक में से पिछले 2-3 साल में से क्या क्वेश्चंस आए हैं पेपर में। तो सबसे पहले पूछा गया था व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो क्या सीक्वेंस है, मैंने आपको बताया PLI, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। तो इस सीक्वेंस में मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो ये पेपर में पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन आया था व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ पीएमएलए ऑब्लिगेशंस, कि अगर पीएमएलए ऑब्लिगेशंस नहीं मानी जाती है तो क्या हो सकता है। बैंक फेस रिस्क ऑफ पीनल एक्शंस बाय आरबीआई, करेक्ट। रिटर्न वार्निंग दी जा सकती है एफआईयू के द्वारा, करेक्ट। पेनल्टी 5,000 से 50,000 की नहीं होती है, 10,000 से लेके 1 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1 एंड 2। ओके। नेक्स्ट है अंडर द पीएमएलए एक्ट रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस टू एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद एफआईयू इज द फंक्शन ऑफ। ठीक है। कौन करता है ये काम एफआईयू इंडिया को रिपोर्टिंग करने का, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, प्रिंसिपल ऑफिसर, एएमएल टीम या फिर एनी ऑफ द अबव। तो ये मेन काम, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये प्रिंसिपल ऑफिसर की होती है। ठीक है। अगला है एज पर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स अमेंडमेंट रूल्स 2015, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल विद इन 10 days आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एन अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप विद अ क्लाइंट
फाइल द इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ द क्लाइंट्स केवाईसी रिकॉर्ड्स विद द सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट एक्ट सारी रिपोर्टिंग एंट्रीज को एंटिटीज को जब भी उनका कोई अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप किसी क्लाइंट के साथ बनता है तो 10 दिन के अंदर अंदर जो भी केवाईसी रिकॉर्ड्स होते हैं क्लाइंट के, वो सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री के पास सबमिट करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक कॉपी। तो मैंने अगर बैंक में अकाउंट खोला तो 10 दिन के अंदर अंदर मेरी केवाईसी की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री को बैंक प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ टेरर फाइनेंसिंग, लेयरिंग, प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन या फिर रेजिंग। तो ये तो 3 स्टेप्स जो हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हैं। तो रेजिंग जो है ये स्टेप टेरर फाइनेंसिंग का है, तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आखिरी क्वेश्चन है, डैश इज द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। एफआईयू इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, प्रोसिक्यूशन नहीं करता है, वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। तो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ईडी है, वो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अभी कोर्स के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन जानना चाहें तो आप हमारे जो हमारा वेबसाइट है डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।